वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं बीए हिस्ट्री बीएचआईसी 102 प्राचीन विश्व के सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न, इस विषय को मैं कंप्लीटली इस एक ही सिंगल वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। और बेसिकली हम एक ओवरव्यू लेंगे इस विषय का, ताकि इससे 2 तरह के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है, अभी उनका सेशन जो है अभी स्टार्ट हो रहा है और वो इग्नू की बुक्स से अध्ययन करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर जो है एक प्रॉपर तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। जो सभी अ, चैप्टर्स हैं, उनका एक ओवरव्यू सामने रखेगा, ताकि वो होलिस्टिक तरीके से उन्हें इस विषय की पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये विषय कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स के समय पे वे इम्पोर्टेंट प्रश्नों से तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो हमारे गेस्ट पेपर से परचेज़ करके उससे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इधर-उधर से होते हैं, बीच-बीच में से प्रश्न होते हैं और इसका कोई भी जो है एक तरीके से सीरीज़ नहीं होती है, तो समझने में कभी-कभी स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। तो इस इश्यू को इसमें इस वीडियो सिंगल वीडियो क्लास में आप रिज़ॉल्व कर पाएँगे। और यह क्लास जो है एक मैं कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप आपको ये लगेगी। इसमें बिल्कुल भी बोरियत आपको महसूस नहीं होगी। काफ़ी एफर्ट्स मैंने इसमें लगाए हैं। जो गेस्ट पेपर मैंने प्रोवाइड किया है, उस गेस्ट पेपर में आपको एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट और फिर कंक्लूजन, इस तरीके से आंसर्स दिया गया है यूपीएससी के पैटर्न में। मैं कहूँगा कि जो 400-500 शब्दों के जो प्रश्न हैं, वो काफ़ी सटीक तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स से और इग्नू की बुक्स को से मिला करके, जो इग्नू की बुक्स में जो स्टैंडर्ड लिंक दिए गए हैं, जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, उनके से भी जो है आंसर्स को तैयार किया गया है। इसके अलावा मैं ये शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक से, जिन टॉपिक से पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं। 100 150 शब्दों में मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है, तो ये बहुत ही हैंडी होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चैनल को जॉइन कीजिए और इस तरह के जो फ्री नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा, इसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरू करने से पहले नए स्टूडेंट्स को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इग्नू में एडमिशन के बाद यदि आप इंस्टीट्यूट या टीचर के गाइडेंस में ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हैं, तो एसकेएम इंस्टीट्यूट सॉल्व गेस्ट पेपर के आधी कीमत में आपको प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप बैच ऑफर करता है। इग्नू मैग मेंटरशिप मात्र ₹999 में आप बैच जॉइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 3 वर्ष है। साथ ही फ्री में मैथ स्पेशल बैच, यूपीएससी सीसेट बैच या यूपीएससी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑफर किया जाएगा। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इग्नू के स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड बीए के साथ आईएएस की तैयारी के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराना है और यूपीएससी सिलेबस को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि भविष्य में इग्नू के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठने के काबिल बने। इग्नू में एडमिशन और एग्जाम फीस मिलाकर आप 20,000 से ज़्यादा फीस देते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स को इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। देखा गया है कि लर्नर इधर-उधर यूट्यूब, टेलीग्राम या इंटरनेट से हेल्प या गाइडेंस के लिए भटकते रहते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसी तरह आए हैं। क्लासेस तो यूट्यूब पर कुछ मिल जाता है, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं मिल पाता। इग्नू के बिक्स के हज़ारों पन्ने पढ़ने का समय इग्नू के अधिकतर स्टूडेंट्स के पास इसलिए नहीं होता, क्योंकि वे या तो जॉब में होते हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को समझने में इसलिए भी दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी माध्यम बुक की भाषा जो है क्लिष्ट होती है। ऐसे में जल्दबाजी में एग्ज़ाम के समय में स्टूडेंट्स किसी ऐसे जगह से गेस्ट पेपर सस्ते में खरीद लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, बेचने और खरीदने वाले दोनों को नहीं पता। आपके सर्टिफ़िकेट और मार्क्स केवल इसलिए खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शक, मेंटर और टीचर को चुनने में आपसे चूक हो गई।
कभी स्टूडेंट्स के सामने यूनिवर्सिटी से संबंधित भी समस्याएँ आ जाती हैं और जब यूनिवर्सिटी को फ़ोन लगाने पर कोई उठाता नहीं, उठा भी लो तो गोल-मोल जवाब मिलता है या मिलता ही नहीं। यूट्यूब या किसी ग्रुप से जनरल इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है, पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। इन सब समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, आपके समय और पैसे के सही सदुपयोग के लिए इग्नू मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन कीजिए। इसमें रजिस्टर करने के बाद आपके सब्जेक्ट्स के सॉल्व असाइनमेंट्स और एसकेएम इंस्टीट्यूट के गेस्ट पेपर अपडेट करके दिए जाएँगे। इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन कॉल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। आपको गाइडेंस, हेल्प और सपोर्ट दिया जाएगा। इग्नू के 2 मेंटरशिप प्रोग्राम हैं। ये आप देख सकते हैं, एक इग्नू मैग मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि ₹999 में 3 वर्ष के लिए आपको वैलिडिटी दिया जाएगा। इसके साथ ही आप कोई भी एक बैच इसमें जॉइन कर सकते हैं, जो फ्री मैथ स्पेशल बैच या यूपीएससी सीसेट या यूपीएससी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। इससे आपको जो है, यदि आप यूपीएससी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जॉइन करते हैं, तो आपकी तैयारी है यूपीएससी के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या आप इस परीक्षा के लिए सही कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आपको काउंसलिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक और बैच है, इग्नू एकलव्य मेंटरशिप बैच। इसमें बीए की क्लासेस भी दी जाती है। फिलहाल ये बैच अभी में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य बैच में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यूपीएससी के लिए सीरियस जो इग्नू के स्टूडेंट सीरियस हैं, उनके लिए यूपीएससी स्पेशल मेंटरशिप बैचेस उपलब्ध हैं। संकल्प बैच है प्रीलिम्स स्पेशल। इसकी फीस जो है 999 पर ईयर है। इसके अलावा एक लक्ष्य बैच है, जिसकी फीस ₹150 प्रति माह है और ₹3000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों की कम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वे में जो है प्रिपरेशन होती है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा और भी बैचेस हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए या इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। तो शुरू करते हैं बीए हिस्ट्री बीएचआईसी 102। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मध्यकालीन इतिहास जो है बहुत रोमांचित लगता है। उसमें बड़े-बड़े महल और बड़ी-बड़ी सेनाएँ, युद्ध वगैरह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। काफ़ी रोमांचकारी इतिहास समझ में आता है। आज भी हम देखें तो गगनचुंबी इमारतें हमारे पास है और हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, रेडिएशन से आधारित जो है वारफेयर हम कर रहे हैं। ये सब से पहले जब हम बहुत पीछे जाते हैं, तो मानव सभ्यता के पास हथियार और औजार के रूप में क्या था? केवल पत्थर। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? हम इतिहास में जब पीछे जाते हैं, तो हमारे पास लगभग 5000 साल पहले इससे पीछे का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो उससे पहले का साक्ष्य जब हमारे पास लिखित रूप में है नहीं, तो हमें उससे पहले की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? जब हम इतिहास विषय के रूप में देखते हैं, तो हमें लाखों साल पहले का इतिहास जो है बताया जाता है। तो किस प्रकार से हमें लाखों साल पहले का मानव सभ्यता का जो या मानव ह्यूमन इवोल्यूशन का जो विकास है, उसके बारे में जानकारी मिली। तो इसी नोट पर से ये विषय आपका शुरू होता है। तो एक-एक करके हम सभी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, सभी थीम्स को हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो क्लास होने वाला है। सबसे पहला है थीम 1, मानव जाति का विकास। तो मानव सबसे पहले एक पशु ही था जो जंगल में रहता था। तो ये एक प्रजाति थी, किस तरह से इनका विकास हुआ है, यही ये थीम है। तो जिस प्रकार से हम अब जाते हैं प्रागैतिहासिक काल की ओर। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और इसके स्रोत क्या होते हैं? कैसे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चलता है? तो सबसे पहले ये शब्द समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो लाखों साल पहले यह काल प्रारंभ होता है और यह मनुष्यों के प्रकट होने से शुरू होता है ये काल, जब हम बात करते हैं जो है मानव सभ्यता के बारे में या मानव विकास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल यह शब्द है कि लिखित अभिलेखों से पहले की अवधि। यानी कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है।
जब तक का लिखित साक्ष्य है हम उसे इतिहास कहते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, इति लिखित, ठीक है, इतिहास कहते हैं। और जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसके बीच में प्रागैतिहासिक काल और इतिहास, यानी प्रागैतिहासिक काल का इतिहास और जो इतिहास है, उसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। कुछ लिपियाँ हमें मिलती है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसे प्राक इतिहास में। क्या स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है लाखों साल पहले की के इतिहास हम जो है पढ़ते हैं, हमने जो है इतिहास को एकदम पुष्ट कर दिया है कि ऐसा हुआ होगा। तो इसके पीछे साइंटिफिक नेचर, टेम्परामेंट है, पुरातात्विक खोज है, जीवाश्म जो हमें प्राप्त होते हैं, पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, गुफा चित्र से जो है जब भी हम भीमबेटका की तरफ की गुफाएँ देखते हैं, तो हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग वहाँ पे हमें नज़र आती हैं, इतनी रंग-बिरंगी पेंटिंग जैसे कि बहुत ही नई हो। हज़ारों साल पहले ही इन पेंटिंग्स को किसने बनाया था? इसके साक्ष्य हमारे पास कहाँ से प्राप्त हुए? इसी प्रकार से हमने जो है जब धरती को अलग-अलग जगहों पे हमने कुछ प्राप्त किए, साक्ष्य प्राप्त किए, कुछ कहीं पे उत्खनन हुए तो हमें ऐसी कुछ वहाँ से औजार मिल गए, कुछ जीवाश्म मिल गए, कुछ ऐसा हमें प्रूफ मिला जिससे हमने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया कि इसमें हमने इतिहास को खोज के निकाला। ये खोजबीन ही हमारी जो है इसी को हम कहते हैं कि हम स्रोत पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम ये सब पता लगाते हैं। तो इकाई 2 जो है आपके पाठ्य पुस्तक में मनुष्यों के जैविक विकास के बारे में है। तो जैविक विकास का मतलब किस तरह से जो मानव हैं, उनका जैविक विकास कैसे हुआ? यानी कि सिंपल मैं शब्दों में बोलूँ तो बंदर से, चिंपांजी से हम आधुनिक मानव कैसे बन गए, इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमो हैबिलिस ये लगभग 2.4 मिलियन साल पहले प्रकट हुआ। जानते हैं अब 2.4 मिलियन साल कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख होता है, 2 मिलियन 20 लाख होते हैं, तो हम लगभग 24-25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। होमो हेल होमो इरेक्टस ये लगभग जो है 1.8 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए और 3 लाख साल पहले सॉरी 1.8 मिलियन साल पहले यानी कि 18 लाख साल पहले, लाख में बात करेंगे तो समझ में आएगा, 18 लाख साल पहले ये अस्तित्व में आए और 3 लाख साल पहले तक ये रहे, उसके बाद विलुप्त हो गए। विलुप्त कैसे हो गए? आपको पता होगा अडॉप्टेशंस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अगर हम अपने बॉडी को जो है चेंजेस करते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखते हैं, कोई भी जीव हो तो वो अस्तित्व में रहता है, एग्जिस्टेंस बनी रहती है। जिसने भी हो अडॉप्टेशंस नहीं किया, ठीक है, तो वह जीव इस धरती से उससे प्रकृति ने मिटा दिया। तो यही है निएंडरथल भी लगभग जो है 4 लाख साल पहले 4 लाख साल पहले ये अस्तित्व में आए और लगभग इनका अस्तित्व 40,000 साल पहले तक रहा और उसके बाद जो है इनका अस्तित्व जो है गायब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव इन्हें कहा जाता है। हम जो है यह ये हमारे जो है सबसे निकटतम पूर्वज हैं, ठीक है? इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो होमो सेपियंस के पूर्वज थे, प्राइमेट पूर्वज थे। तो होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए और आज भी है। हम बने हुए हैं। हम बने हुए नहीं हैं, हमने जो है काफ़ी अच्छे से जो है एनवायरनमेंट को सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमने जो है प्रकृति का जितना दोहन किया है, किसी और जीव ने नहीं किया है। तो यही है मतलब एक तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको कि किस प्रकार से मानव जो है, मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। अब हम जो है मानव सभ्यता के बारे में बात करते हैं। इकाई 3 में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृतियों के बारे में बात की गई है। जब ये मनुष्य जो है होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस थे, तो ये क्या करते थे? पत्थरों का उपयोग करते थे। तो इसे ही पाषाण युग कहा गया है। पाषाण युग में भी कई युग हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग। लेकिन पुरा पाषाण युग जो है सबसे लंबा चरण है, इसलिए इसके अंदर 3 और चरण होते हैं। पुरा पाषाण में हम कहेंगे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक रहता है।
ठीक है? इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल और ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से ये शुरू होता है और फिर 8,000 ईसा पूर्व तक ये चलता है। ठीक है? पत्थर जो है पूरा पाषाण काल में अलग नॉर्मल पत्थर हुआ करते थे, मतलब जो पकड़ के उठा लिए, थोड़ा-सा नोक बना लिए या घिस लिए, उसको जो है खोदने-खादने लगे। बाद में जब मध्य पाषाण काल आता है तो पत्थर जो है थोड़े से जो स्टोन वगैरह जो हम यूज़ करते थे, जो मानव यूज़ करते थे, वो थोड़े से परिष्कृत हो गए। तो ये था आपका थीम 1 कंप्लीट बेसिकली। इसमें जो है ये चैप्टर्स, ये यूनिट्स दिए हैं, तो आपको जो है एक तरीके से आप डॉट्स जो है कनेक्ट कर पाएँगे इतिहास के अंदर। किस तरह से आपके इस पाठ्य पुस्तक में सभी चैप्टर्स को दिया गया है, उसके अंदर क्या थीम के अंदर जो है क्या यूनिट्स हैं और यूनिट्स में जो है आपको क्या दिया गया है, क्या मतलब एसेंस है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब हम मानव सभ्यता जो है देखते हैं कि अग्रसर होती है खाद्य उत्पादन की जगह। अभी तक हम देख रहे हैं पुरा पाषाण और मध्य पाषाण में जो मानव थे वह जंगलों में रहते थे, पत्थर का यूज़ करते थे, खाने के लिए शिकार करते थे और पौधों, फलों को इकट्ठा करते थे, यानी कि वे संग्राहकर्ता, शिकारी संग्राहकर्ता थे। लेकिन क्या हुआ, आगे चलते-चलते जब मध्य पाषाण काल से आगे की तरफ बढ़ते हैं, नवपाषाण काल के समय, कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया मध्य पाषाण काल में भी मानवों ने जो है जानवरों को जो है ना पालतू बना लिया है। जैसे कुत्ता हो गए, भेड़-बकरी हो गए, उनको पालतू बनाया। कहते थे कि चलो तुम भी पीछे-पीछे चलो, मतलब शिकारी करने जाते थे या मतलब फल फ्रूट इकट्ठा करने जाते हैं तो लेके चलते थे चलो। धीरे-धीरे जो है उनको जो है उनसे काम करवाने लगे। तो इस तरह से जानवरों का पालतू बनाना शुरू किया और फिर जो है पौधों का भी जो है इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत हुई। तो कब शुरू हुआ ये सब? अलग-अलग संस्कृतियों में, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग समय काल है, लेकिन फिर भी हम एक टाइम फ्रेम बताएँ तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व में जो है ना हमने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है? और फिर उसके बाद हम देखते हैं इकाई 5 में हमें बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि की शुरुआत कैसे हुई है। इसमें काफ़ी बहस हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, कई सारे थीसिस दिए गए हैं। तो बेसिकली कुछ थीसिस को मैंने जो है नोट्स में इंक्लूड किया है, वहाँ पे बताया है आपको। ये वीडियो क्लास के एंड में मैं इससे डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पे उपजाऊ अर्धचंद्र में सबसे पहले 9000 ईसा पूर्व में कृषि शुरू हुई थी। ये कौन-सा एरिया है जी? ये बेसिकली जोरिको, मेसोपोटामिया, नील नदी के आस-पास कौटिल्य युग के वाला इलाका है। आप ये ग्रीन कलर का जो एरिया देख रहे हैं इसे फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, उपजाऊ अर्धचंद्र। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक जो है जेरिको है, ये उपजाऊ अर्धचंद्र का इलाका है। ठीक है? तो यहाँ हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, फिर हम भी पीछे नहीं हैं, हमारा जो प्यारा भारत, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, इसमें लगभग 7000 ईसा पूर्व यहाँ पर भी जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि खेती वगैरह किया जाता था। इसके अलावा यांगत्ze और पीली नदियाँ, यहाँ के आस-पास भी जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर भी जो है कृषि वगैरह जो है किया जाता था और ये कहाँ पर है? ये है चीन में। तो चीन में यांगत्ze और पीली नदियाँ जो है प्रारंभिक इतिहास, इसका जो कृषि का इतिहास जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। इसके अलावा मेसो अमेरिका में भी जो है कृषि देखी गई, यहाँ पर भी लगभग 5000 ईसा पूर्व लगभग जो है यहाँ पे कृषि जो है हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि कृषि वगैरह तो जब करने लगे तो मानव सभ्यता कृषि जो है मानव सभ्यता में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। कैसा बदलाव? कृषि जो है एक तरह से जो मानव जीवन जो है उसमें इतने व्यापक बदलाव लेकर के आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इकाई 6 में जो कृषि के परिणाम ही दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि कृषि के परिणामों में सबसे पहले अब बस्तियाँ बसा करके मानवों को रहना पड़ा, तो स्थायी समुदाय गाँव वगैरह जो है बसने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए खेत में खेती हो रही है, उपज है, अब उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा ना कोई जंगली जानवर आके खा जाए। ठीक है? इसके अलावा जो है जो खानाबदोश जातियाँ थी, वो भी जो है इधर-उधर से आते थे, किसी इलाके से जो है खाना ब भाई वो तो ड्वेलर्स थे, कलेक्टर्स थे, स खाद्य संग्राहक थे, उठा के ले जाते थे, तो बस्तियाँ बसा कर के रहने लगे लोग। और जब बस्तियाँ बसा कर के रहने लगे लोग, तो जीवन जो है थोड़ा सेटल्ड हो गया। अब पहले तो इधर-उधर भटकते रहते थे, खानाबदोश रहते थे, लेकिन जब एक जगह रहने लगे, तो उनके अंदर कलात्मक चीज़ें जो है ज़्यादा आने लगी और समाज में जो है ताना-बाना जो है समाज का बनने लगा। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि भी होने लगी। 8000 ईसा पूर्व के बाद जो है बहुत व्यापक रूप से जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के बाद जो है कई प्रकार के जो प्रोफ़ेशन्स जो हैं समाज में देखने के लगे। समाज में स्त्रीकरण होने लगा।
समाज अधिक जटिल होने लगा। ठीक है, कई सामाजिक जो है जटिलताएँ हम देखते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें डिस्कस किया गया है, किस तरह से समाज बना और समाज किस तरह से आगे जो है सभ्यता के रूप में अग्रसर होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इसके आगे शुरू होता है कांस्य युग का इतिहास। सभ्यताएँ कांस्य युग की थीम 3 में यही दिया गया है कि आपके पाठ्य पुस्तक में कांस्य युग की सभ्यताएँ कौन-कौन सी है और कांस्य युग की सभ्यताएँ एक्चुअली में क्या थी। तो देखिए अभी तक तो पत्थर यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पत्थर के साथ जो है मिश्र धातु का इस्तेमाल करने लगे, तो उसे ही कांस्य युग की सभ्यताएँ कहा जाता है। और कौन-कौन सी ऐसी सभ्यताएँ थी जहाँ पे जो है पत्थर के अंदर साथ-साथ जो है मिश्र धातु का इस्तेमाल हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमारा जो है सिंधु सभ्यता है, ठीक है? मिस्र है, मेसोपोटामिया है, ठीक है? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो कांस्य युग लगभग जो है 3300 ईसा पूर्व शुरू हुआ था पहले और 1200 ईसा पूर्व तक ये था। क्यों भाई 1200 ईसा पूर्व के बाद क्यों नहीं था? क्योंकि तब मानवों को लोहे मिल गए थे। लोहे का औज़ार जो है लोहे की खोज मानवों ने कर लिया था। तो लगभग 3300 ईसा पूर्व से जब एक सेकंड जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। ईसा का जब जन्म हुआ तो उसके बाद से ही कैलेंडर चालू हुआ है। हम अभी 2024 है, तो 2024 जब हम बात करते हैं ईसा पूर्व तो 2024 से पहले 3300 यानी कि आप अगर 2024 में 3300 जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 2000 में 3000 5000 हो गए और ये लगभग हो गए 5324 साल हो गए अगर मैं सही हूँ तो। तो इतना साल पहले जो है हमें कांस्य युग सभ्यताएँ देखने को मिलती हैं लगभग 5000 के आस-पास, ठीक है? और कांस्य का उपयोग जो है औज़ारों के लिए किया जाने लगा, हथियारों के लिए किया जाने लगा, तो यही इसकी विशेषताएँ थी। हमने जो है जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में इकाई 7 में ही डिस्कस किया गया है। अलग से मिस्र की सभ्यता जो कांस्य युग की सभ्यता थी इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। कुछ डिटेल्स में इसमें आपको बताया गया है उस साम्राज्य के बारे में, सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे लगभग जो है 3 साम्राज्य थे जो है प्राचीन साम्राज्य, फिर मध्य साम्राज्य और न्यू साम्राज्य जो है। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इस कांस्य सभ्यता के बाद जो है इकाई 9 जो है डेडिकेटेड है चीन की शांग सभ्यता और ये भी कांस्य सभ्यता थी। ये कांस्य सभ्यता जो चीन की थी, ये शांग राजवंश या इसमें डिस्कस किया गया है 1600 से लगभग 1046 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हम देखते हैं ये जो यूनिट है ये थीम जो है पूरा-पूरा जो है यहीं खत्म हो जाता है। अब थीम 4 चालू होता है लोहे की सभ्यता। देखिए, आप जो है ना एक तरह से ये मानो इतिहास जो है, ये सभ्यता है, इसके अंदर सभी डॉट्स जो है कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? और उसके बाद जो है आपको जो गेस्ट पेपर मैंने प्रोवाइड किया है, उसको समझने में और ईज़ी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप बुक को डिटेल्स में पढ़ेंगे या मैं भविष्य में जो लेक्चर्स अपलोड करूँगा एक-एक करके, तो उसमें जो है डिटेल से हम जो है इसमें लेक्चर को जो है अ, डिस्कस करेंगे। तो थीम 4 जो है लौह युग है। तो ये वह समय था जब लोहा जो है मनुष्य के हाथ में लग चुका था और लोहे की खास विशेषता ये होती है कि लोहा जो है बहुत ही कठोर धातु है, बहुत ही मजबूत है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो लोहे के आगमन से हमारे मानव सभ्यता में जो है बहुत ही व्यापक चेंजेस हुए। पहला जो बहुत ही ड्रामेटिक या ड्रास्टिक चेंज हुआ वो कृषि की वजह से हुआ, फिर उसके बाद लोहे की वजह से हुआ। अब जो होता है वो फिर इंटरनेट की वजह से हुआ। अब जो हो रहा है वह एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। तो ये कुछ मानव सभ्यता में कुछ जो है ऐसे पड़ाव हैं जिसके बाद जो है एकदम से जो है सभ्यताएँ चेंज हो रही है। तो लौह युग का लगभग 1200 ईसा पूर्व से शुरू हुआ युग और यह जो है व्यापक इसका उपयोग 1000 ईसा पूर्व तक होने लगा। लगभग 200 साल लग गए मानवों को जो है इंसानों को कि किस तरीके से लोहे को जो है जो और हमें प्राप्त होते हैं धरती में से उसको किस प्रकार से जो उसको परिष्कृत करके जो है लोहे का उपयोग किया जाए। अलग-अलग तकनीकें अलग-अलग जगहों पे था, हमारे भारत में भी कई तकनीकें थी। तो इस तरह से जो है 1000 ईसा पूर्व तक जो है हथियार आम हो गए थे लोहे के। इकाई 11 में अब हम पढ़ते हैं कि मध्य और पश्चिम एशिया में खानाबदोश समूह। देखिए लोहे के औजार मिलने के बाद जो है कृषि क्षेत्र में व्यापक चेंजेस आया। बड़े पैमाने पे कृषि होने लगे क्योंकि अब हल से जुताई करने के लिए मजबूत ह औजार था। लेकिन एक चीज़ ये भी हुआ कि बड़े-बड़े हथियार जो है रखे हुए लोग लोहे के हथियार से सुसज्जित सेनाएँ रखने लगे। ठीक है? युद्ध वगैरह जो है खतरनाक लेवल पे पहुँच गए क्योंकि अब उनके पास जो है लोहे जैसी जो है खतरनाक हथियार के औजार हुआ करते थे।
तो हम यहाँ पे खानाबदोश में देखते हैं कि सीथियन और सिबिरियन के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में काफ़ी डिटेल से दिया गया है। 800 ईसा पूर्व इनका समय काल था। हुड़ जो है खानाबदोश जाति थी, प्रजाति थी और ये 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक ये इसका समय काल था और इस पे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट थीम जो है वह है साम्राज्यों का निर्माण। अब जैसे कि पहले तो औजार जब लोहे के हथियार सामने आए तो कबीले के रूप में लड़ना स्टार्ट किए लोगों ने, जो खानाबदोश जो कबीले इलाके थे वे। उसके बाद धीरे-धीरे जो है शक्ति बढ़ती चली गई कुछ कबीलों की और इस प्रकार से जो है अब वे साम्राज्य जो है स्थापित करने लगे। इसमें असीरियन और बेबीलोनियन काफ़ी डिटेल से दिया गया है, आपकी इकाई 12 जो है डेडिकेटेड है। तो बेसिकली अभी जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें भी डिटेल्स में दिया गया है इसके बारे में और गेस्ट पेपर में तो काफ़ी डिटेल में जो है 400-500 शब्दों में इसके बारे में आंसर्स आपको दिए गए हैं। पूरे इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट प्रॉपर तरीके से हेडिंग के साथ और फिर कंक्लूजन के साथ। तो हम देखते हैं असीरियन साम्राज्य जो है लगभग 2500 से 609 ईसा पूर्व तक था, ठीक है? और इनके बाद जो आता है बेबीलोनियन साम्राज्य ये लगभग जो है ये लगभग 1894 से 1595 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद नौ बेबीलोनियन काल आता है 626 से 539 ईसा पूर्व तक। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे इसके अंदर। याद रखिएगा जो है किस प्रकार से जो है बेबीलोनियन काल स्टार्ट हुआ, फिर यूनिट 3 में जो ससानिद काल स्टार्ट हुआ, ठीक है? असीरियन, बेबीलोन, ससानिद ये आप जो है इसकी सीरीज़ याद रखिए, ठीक है? और क्या इसमें इनके बारे में जो कुछ जो एसेंस है वो याद रखिए ताकि आप लोगों को जो है डॉट्स को कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। जो थीम है इनके आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहेगा जब भी आप पढ़ रहे होंगे परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ससानिद साम्राज्य लगभग 224 से 651 ईसा पूर्व के बीच में रहा और अब है थीम 6 यानी कि प्राचीन ग्रीस। बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीक के बारे में, ठीक है? तो प्राचीन ग्रीस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मानव सभ्यता में सबसे पहले लोकतंत्र यानी वोटिंग वाली जो राजनीति है वो ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। तो यूनिट 14 इस पे डेडिकेटेड है थीम 6 के अंडर। और एथेंस एक जगह है जहाँ पे लोकतंत्र जो है सबसे पहले देखा गया। तो एथेंस का जो लोकतंत्र है वो लगभग 508 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एथेंस का जो स्वर्ण युग शुरू हुआ, ठीक है? और वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। अंधकार युग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम देखते हैं कि वो सेम ग्रीस यानी ग्रीक के बारे में ही जो है सांस्कृतिक परंपराएँ के बारे में यहाँ पे जो है डिटेल में दिया गया है। यहाँ की किस तरह से समाज हुआ करता था। क्लासिकल काल के बारे में जानकारी दी गई है। 5वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक के पीरियड को जो है क्लासिकल काल कहा जाता है। तो बेसिकली हेलेनिस्टिक काल भी आता है 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक। और ये काल कब खत्म होता है? सिकंदर की विजय के बाद जो हेलेनिस्टिक काल जो है ये मतलब ये शुरू होता है। और ये जो है बीए हिस्ट्री बीएचआईसी 102 यहाँ पे पूरा समाप्त होता है। आपके जो सभी यूनिट्स हैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के बेस्ड पे अब मैं आपको जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो डिस्कस करूंगा। पीवाईक्यू के बेस्ड पे ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो हमेशा प्रश्न 1 जो है 2 प्रश्न फिक्स होते हैं। इसमें से पहला है कि पुरातत्व में तिथि निर्धारण की विधियाँ कौन-कौन सी है? और कार्बन 14 सबसे प्रभावी कौन-सी विधि सबसे प्रभावी है? तो कार्बन 14 विधि सबसे प्रभावी है। तो मानव इतिहास के कालक्रम को डेटिंग करने के लिए, स्थापित करने के लिए पुरातत्व विभाग में कई काल निर्धारण विधियाँ हैं। उसमें से एक है कार्बन 14 और ये 50,000 वर्ष पुरानी सामग्रियों के लिए जो है सबसे सटीक जो है कार्बन 14 ये विधि है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है होमो इरेक्टस के बारे में, होमो सेपियंस के बारे में या जीनस होमो के बारे में। ठीक है, एक ही प्रश्न इससे पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा-सा ये टॉपिक ये टफ लगता हो, मानव का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। होमो प्रजाति का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यहीं से जो है लगभग 28 लाख साल पहले जो है हम कहते हैं कि अफ्रीका में जो शुरुआत हुआ था, फिर होमो हेबिलियस जो है और जिसे हैंडी है मैन के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, ये लगभग 24 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। शुरुआत में जो है सरल पत्थर औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। होमो इरेक्टस आया जिसके मस्तिष्क का आकार जो है बढ़ा हुआ था, और ये जो है परिष्कृत जो है थोड़े से एडवांस पत्थर इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से जो है अच्छा, होमोनाइजेशन क्या होता है? ये बेसिकली हम होमो सेपियंस हमारे पूर्वज थे, लेकिन होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे उसको हम प्राइमेट पूर्वज के नाम से जानते हैं। तो प्राइमेट पूर्वजों से होमो सेपियंस के विकास की जो जर्नी है उसे ही हम जो है ह्यूमनाइजेशन कहते हैं, विकासवादी प्रक्रिया में। इसमें क्या हुआ कि जो है ना, हो जो मानव है वह द्विपाद यानी 2 पैरों पे चलने लगा, मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा, औजार उसके थोड़े जटिल होने लगे, उसके व्यवहारों में जो है बदलाव हुआ, वो सामाजिक पशु बन गए। इस तरह से जो है इसको ह्यूमनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट पूछा जाता है पुरापाषाण संस्कृतियों के बारे में। तो जैसे मैंने बता दिया है कि लगभग 25 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक ये जो समय काल है यह पाषाण काल है। तो इस अवधि में अलग-अलग पाषाण युग रहे हैं। इसमें जो है निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल जो है विभाजित किया गया है। और इसमें कौन-कौन सी, मतलब इसकी विशेषता ये है कि इसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस भी जो है यहाँ पे पाए जाते थे, मतलब जो है। और लगभग यहाँ पे ये क्या इस्तेमाल करते थे? ओल्ड वन चॉपर या ऑस्ट्रेलियन हैंड एक्स जैसे सरल पत्थर के औजार उपयोग किए जाते थे। मध्य पाषाण काल जब आता है तो जो औजार थे वो थोड़ा-सा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के हो गए से बनाए जाते थे। पुरापाषाण संस्कृति के विभिन्न चरणों और तकनीकी के बारे में जो है प्रश्न आपसे पूछेगा। गेस्ट पेपर में इसे डिटेल में दिया गया है, नोट्स में भी डाला गया है। तो पुरापाषाण, वो जो पत्थर बनाने की जो विधियां होती थी ना, जिस तरीके से वो बनाते थे, अलग अलग जगहों पे हमने खुदाई के पश्चात या इसी तरह से जो हमें जो भी प्राप्त हुआ है, जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, पत्थर के स्टोन्स प्राप्त हुए हैं, तो उसको बनाने की क्या विधि थी, उस विधि की को ही हमने जो है नाम दे दिया है। जैसे किसी जगह पे हमने कुछ पत्थर देखे जिसमें अलग तरीके से उसको बनाया गया था, उसको बनाने की विधियाँ थी, तो हमने उस जगह के नाम पे जो है उसको संस्कृति दे दिया है, या पत्थर बनाने की जो विधि थी, जो तरीका था, उसके नाम पे हमने जो है संस्कृति दे दिया है, संस्कृति का नाम दे दिया है। तो इस यही है ये। इसके अलावा मध्य पाषाण संस्कृतियाँ जो है, अब देखो पूरा पाषाण संस्कृति के बारे में अभी हमने पढ़ा, अभी हम मध्य पाषाण संस्कृति है। तो मध्य पाषाण संस्कृति जो है यह पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच की संस्कृति को बोला जाता है मध्य पाषाण, ठीक है? और लगभग ये 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। और मध्य पाषाण संस्कृति में बेसिकली जो है ना माइक्रोलिथिक जो पत्थर हैं उसे इस्तेमाल किया था। माइक्रोलिथिक क्या होते हैं? बहुत छोटे-छोटे 5 सेंटीमीटर के जो है नोकीले पत्थर हुआ करते थे, जिसमें जो है लकड़ी वगैरह में फँसा करके जो है भाला-वाला की तरह इस्तेमाल करते थे। इस तरह के जो औजार थे, जैसे काँटे और बंदूक के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे, छोटे पत्थर के औजार, उसे जो है माइक्रोलिथिक कहते हैं, ठीक है? और ये जो मध्यपाषाण संस्कृतियाँ थी, इसमें जो बेसिकली शिकारी मानव जो थे, वो शिकारी और संग्रहकर्ता थे। कहीं-कहीं पे जो है जानवरों की पालतू जानवरों को पालतू के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमने देखा था अभी स्लाइड में। तो बेसिकली पुरापाषाण साम्राज्यों में श्रम विभाजन पर, लिंग परिप्रेक्ष्य पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जो श्रम विभाजन है ना, ये मतलब कि क्या उस समय जो है मनुष्य जो है, पुरुष क्या काम करते थे, स्त्रियाँ काम करती थी। तो बेसिकली डिवीज़न था कि हाँ, शिकार के लिए पुरुष जाते थे, जबकि महिलाएँ जो है खाद्य को इकट्ठा करती थी, भोजन को इकट्ठा इकट्ठा करने के लिए वो जाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, घरेलू कार्य का प्रबंधन करती थी। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन और ब्रिटेन में मेसोलिथिक संस्कृतियाँ। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, इसीलिए ये टॉपिक में डाले गए हैं। तो ब्रिटेन में मेसोलिथिक संस्कृतियों में स्कैंडिनेवियन का नाम है, ठीक है? और ये पर्यावरण के लिए अद्वितीय और अनुकूल अ, अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इनको जो है मछली पकड़ने, शिकार करने और फल-फ्रूट को जो है या तटीय इलाके में जो संसाधन थे उसको इकट्ठा करने के लिए जो है इनको जाना जाता है। इसके अलावा नवपाषाण स्थल के बारे में यहाँ पे बेइथा और जेरिको के बारे में अलग से प्रश्न पूछा गया है। तो बेइथा और जेरिको महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण स्थल है, याद रखिएगा। और ये जॉर्डन स्थित बेइधा पत्थर से बने घरों के साथ एक छोटे बसे हुए समुदाय को भी दर्शाता है। ठीक है? यहाँ पे नवपाषाण युग में याद रखिएगा कि जो है कृषि जो है शुरुआत हो चुकी थी। माइक्रोलिथिक उपकरण के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, 5 सेंटीमीटर से कम लंबाई की ये छोटे-छोटे महीन पत्थर मिश्रित औजारों के पत्थर होते थे। ठीक है? पत्थरों के होते थे, फिर मिश्रित जो है औजारों से भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता था। मिश्रित
औजारों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? दक्षिण-पश्चिम एशिया में नेटिवियन संस्कृति इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये लगभग 12,500 ईसा पूर्व से 9,500 ईसा पूर्व तक चली थी और ये प्रागैतिहासिक काल में एक महत्वपूर्ण ये स्थान रखती है। शिकारी संग्रहणकर्ता साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिला था और ये कृषि की ओर आगमन करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। पौधे और जानवरों को पालतूकरण से संबंधित कृषि में संक्रमण के क्या सिद्धांत हैं? देखिए, बहुत सारे कई सारे संक्रमण के सिद्धांत हैं। कृषि किस तरह शुरू हुई, इस पे बहस भी काफ़ी हुआ है। आपकी पाठ्य पुस्तक में 2-3 पेज इसमें दिया गया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा। थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि एक संकल्पना दी जाती है, परिकल्पना ओएसिस की। इसमें बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से जो है जल स्रोत भर गए और आस-पास के लोग आस-पास इकट्ठा होने के लिए लोगों को मजबूर किया, फिर जानवरों को पालतू बना करके उन्होंने जो है निर्वाह चालू किया। इसके अलावा हेलीफ्लेक्स परिकल्पना है, इसमें बोला जाता है कि जो ना पहाड़ी एरिया से या ऊँचे स्थान से जो है ना कृषि की शुरुआत हुई। एक परिकल्पना है जनसँख्यिकी की परिकल्पना। इसका ये है कि जनसँख्या इतनी बढ़ गई कि अब जो है बटोर के या इकट्ठे करके जो है फल-फ्रूट भरण-पोषण करना असंभव हो गया था। तो फिर ज़रूरत पड़ी कि खुद से ही जो है भोजन को पैदा किया जाए, तो कृषि का जन्म हुआ। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पे कृषि की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में। तो यही जो मैंने अभी पीछे बताया है, वही है पर्यावरण परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है? जनसँख्या दबाव सिद्धांत, तो उसी के बारे में है यहाँ पर भी। इसके अलावा जो है कांस्य युग पर जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है पीवाईक्यू में। इस युग में मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन में शहरी सभ्यताओं का जो है उदय हुआ था। इसके बारे में जो है नोट्स में और गेस्ट पेपर में दिया गया है। धातु विज्ञान, लेखन, व्यापार और राज्य निर्माण में प्रगति उल्लेखनीय विशेषताएँ थी। कांस्य युग में अलग-अलग सामाजिक पदानुक्रम, केंद्रीकृत सरकारें और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और जटिल समाज हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली जटिल समाज जो है तभी देखने को हमें मिला जब कृषि के बाद जो है समाज बना करके जो है मानव रहने लगे, उसके बाद जो है समाज जो है उसमें कई जटिलताएँ सामने आई, सामाजिक ताना-बाना बना, संबंधों का ताना-बाना बना, ठीक है, प्रोफ़ेशन्स नए-नए हुए, तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि जटिल समाज जो है बनने लगा। अब हम देखते हैं कांस्य युग की सभ्यताओं में कौन-कौन से मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, सांग ये कुछ बड़ी सभ्यताएँ थी और जिसमें शहरीकरण और सामाजिक स्थिरीकरण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सांग संस्कृति से भी प्रश्न पूछा गया है। याद रखिए 1600 से 1046 ईसा पूर्व के बीच में इसका विरासत हमें प्राप्त होता है, ठीक है? सबसे पुरानी ज्ञात चीनी लेखन भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है और आधुनिक लिपि जो चीनी आधुनिक लिपि विकसित हुई थी जो विरासत में ही हमें देखने को मिलती है और ये सांग सभ्यता जो है अपनी काँस्य ढलाई के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। लोहे का उद्भव और प्रसार 1200 ईसा पूर्व पहले जो है लोहे का प्रसार हुआ। उसके बाद औजार के रूप में, हथियार के रूप में हम इसे इस्तेमाल करने लगे। औजार के रूप में ये बहुत ही टिकाऊ और कुशल लोहा होने की वजह से धातु होने की वजह से कृषि में जो है अभूतपूर्व जो है बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ हमने युद्ध वगैरह और शिल्प वगैरह में भी जो है महत्वपूर्ण प्रगति लोहे की वजह से देखा और बाद में शक्तिशाली साम्राज्य भी जो है बना। मध्य एशिया की हूण के बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो हूण जो है मध्य एशिया में खानाबदोश समूह थे जो 14 से 5वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में आक्रमण के लिए जाने जाते हैं। ये आक्रमण जो है करते थे ये। अतिल्ला के नेतृत्व में जो है रोमन साम्राज्य पे कई बार आक्रमण हुए थे, ठीक है? ये बहुत ही खतरनाक जो है अम, कह सकते हैं कि आक्रामकर्ता थे, जिनको हराना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। इनके आक्रमण की वजह से रोमन साम्राज्य जो है एकदम उसकी नींव हिल गई और अंत में बेचारा पतन की ओर चला गया रोमन साम्राज्य। खानाबदोश कला जो हम बात करते हैं कि खानाबदोश जो है खानाबदोशी जो थे, ये युद्ध तो करते थे, साथ में इनके पास कुछ कला वगैरह भी थी, पोर्टेबल कलात्मक चीज़ों में उन जो है हथियार, घोड़े के लगाम ये सब चीज़ें हैं और जानवरों के अलंकारों वाली इनके पास जो है कलाकृतियाँ होती थी, जैसे पशु रूपांकन वाले कोई चित्रण या कोई प्रतीकात्मक वस्तु जो है, इस तरह की जो है। इसके अलावा सस्सानिद साम्राज्य, देखिए इस्लाम से पहले का ये अंतिम साम्राज्य फ़ारसी साम्राज्य था और अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, सैन्य कौशल के लिए जाना जाता है, ठीक है? वास्तुकला और शासन कला में महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया था। सिल्क रोड में जो इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
असीरियन साम्राज्य के बारे में जो है 10वीं से शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है ये प्रभुत्व रखने वाला असीरियन साम्राज्य था। ये भी अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता था। असीरियन ने उन्नत घेराबंदी तकनीक और पेशेवर सेना और व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित किए थे। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे केंद्रित प्राचीन मिस्र की सभ्यता है और यह सहस्त्र शताब्दियों तक जो है हजारों साल ये फली-फूलती रही और यहाँ पर जो है वास्तुकला, पिरामिड और लेखन प्रणाली हम जो है चित्रलिपि जो देखते हैं मतलब बहुत भव्य चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है और ये धार्मिक परंपराओं के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा मियोन सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्रेते द्वीप में लगभग 3000 से 1450 ईसा पूर्व पे ये मियोन सभ्यता हमें देखने को मिलती है। इसमें उन्नत वास्तुकला यहाँ पे थे। जीवंत भित्ति चित्र वाला हमें महल देखने को मिलते हैं। व्यापार नेटवर्क यहाँ पे अच्छा था। लेखन प्रणाली इनकी जो है विकसित थी और शांतिपूर्ण समाज था। आपसे पूछा है कि प्रारंभिक यूनानी सभ्यता के बारे में बताइए, तो इसमें आपको जो है मियोन सभ्यता और माइसिनियन सभ्यता के बारे में ज़िक्र करना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मेयोन सभ्यता और माइसिनियन सभ्यता के बीच अंतर क्या है? तो देखिए मेयोन सभ्यता जो थे ना, वो व्यापार उन्मुख थे, शांतिपूर्ण थे। उनके महलनुमा जो है जीवंत भित्तियों से, चित्रों से भरे पड़े थे। व्यापार जो है जटिल व्यापार नेटवर्क था। कलात्मक उपलब्धियाँ इनके पास थी। जबकि जो माइसिनियन सभ्यता थी, माइसिनियन सभ्यता के लोग जो थे, वह सैन्यवादी थे। क्रमित इनके अंदर जो है पद के हिसाब से जो है यहाँ पे सेनाएँ रखी जाती थी। किलेबंद शहर हुआ करते थे, वहाँ पर भी अलग-अलग पद पे जो है सरकार के ओहदे पर लोग थे और उनका अधिक ध्यान जो है विजय पे होता था, युद्ध पे होता था। और याद रखिए कि माइसिनियन के पतन के बाद जो है कारण जो है ग्रीक अंधकार युग में चला गया। पूछा जाता है कि अंधकार युग क्या है ग्रीक में? तो ये आप समझिए। तो बेसिकली यही है सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है जहाँ से इग्नू बार-बार प्रश्न पूछता है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पूरे जो विषय है इसके हमने सभी डॉट्स को कनेक्ट कर लिए हैं। आपको मेरा विश्वास है कि आपको जो है इस विषय से संबंधित पूरी समझ जो है आपको विकसित हो गई होगी। अब आपको गेस पेपर पढ़ने में कोई भी या इम्पोर्टेंट प्रश्न कहीं से भी आप पढ़ें तो आप कनेक्ट कर पाएँगे। इसके अलावा जो जिनका सेशन अभी शुरू हो रहा है, वे जब भी बुक पढ़ेंगे तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी लाइन जो है उनको समझ में आएगा। तो बेसिकली ये क्लास एंड करते हैं, यहीं तक था। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।